Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. Welcome to Unacademy's Math Matter. Today we have Om Sharma sir in front of us and he is talking to us today. So he himself is IITian and he has passed out from IIT Mumbai in 2007. He has a 14 plus years of teaching experience. सो आज हम उनकी सारी जर्नी देखेंगे एज अ स्टूडेंट वो कैसे थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. आई नो आप सबको बहुत क्रेज है उनके बारे में जानने का, उनसे सुनने का कि वो कैसे थे, उन्होंने कैसे कैसे अपने स्टेप वाइज वो कैसे आईआईटीएन बने, कैसे वो एडुकेटर बने. सो उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग. और ओके बच्चों, जैसा आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा में उन्होंने पढ़ाया है. सो आपको एक एक्सपीरियंस्ड एडुकेटर से आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा. Thank you, Hina ma'am, for inviting me for this session, and thanks Unacademy for having these series for about the educators जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके बारे में पता करने के लिए. सो एक्चुअली बच्चों का कुछ क्वेश्चन है कि वो आपके बारे में जैसे जानना चाहते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि सर की जर्नी कैसी रही, जेई मेंस की, जेई एडवांस तक की जर्नी कैसी, एंड आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे. जैसे बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी पॉइंट पे. सो आपकी मोटिवेटेड जर्नी कैसी रही जेई एडवांस की. सर मैंने एग्जाम 2003 में जेई का एग्जाम लिखा था और उस टाइम पे जेई मेंस और एडवांस के ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं थे और पेपर भी सब्जेक्टिव हुआ करता था. जब मैं क्लास 12th में था तो मैं राजस्थान हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था. 12th मैंने वहाँ से की थी और कोटा में रहते हुए मुझे ये पता नहीं था कि क्लास 12th का स्टूडेंट हिंदी मीडियम का राजस्थान बोर्ड का जेई का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है. ये मुझे बताया नहीं गया था और जब मैंने पूछा भी था किसी से तो उन्होंने मुझे यही बोला, आईआईटी जेई फॉर सीबीएसई स्टूडेंट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. एंड मैंने उस झूठ को सच मान लिया और मैंने फॉर्म नहीं भरा. फिर वहां पर क्या होता है, राजस्थान में एक स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, आरपीटी जिसको बोलते हैं. तो 12 के साथ में उसी की प्रिपरेशन करता था तो उसमें सेलेक्ट हो गया. देन आई वेंट टू एमएनआईटी जयपुर फॉर काउंसलिंग सेशन. तो वहाँ पर मैं मेरे फादर दोनों गए थे. वहाँ पर फिर एक प्रोफेसर हमें मिले फॉर काउंसलिंग एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि बेटा कहाँ से आए हो, आपके 12 के साथ ये रैंक आई है, लोग तो 2-2 3-3 साल तैयारी करके देते हैं. तो मैंने बोला कि मैं बस आपने जेई का एग्जाम नहीं दिया था क्या. उन्होंने ये मुझसे सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा और मैंने बिल्कुल मासूमियत से उसका जवाब दिया कि सर वो तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है ना, वो तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है ना. तो ही स्टार्टेड लाफिंग. तो मैंने पूछा तो थोड़ा सा वहाँ से तो पूछा तुम्हें नहीं पता कि उसको सब जने उसका एग्जाम दे सकते हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही बताया गया था. देन उसका सेकंड क्वेश्चन आता है उन सर का, कहाँ से आए हो. मैंने बोला कोटा से. तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए कि कोटा से आए हो और तुम्हें यही बात नहीं पता. और मैं और मेरे फादर एक दूसरे को देख रहे थे कि हमने क्या गलती कर दी. देन ही एक्सप्लेन्ड अस कि ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम जो है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए या सीबीएसई वालों के लिए ही है. क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे ऐसे गूगल नहीं था या इंटरनेट की एक्सेस इतनी सबको एक्सेसिबल नहीं थी कि वहाँ फटाफट हर चीज को सर्च कर लिया जाए कि भाई सच क्या है पता करने के लिए. तो इससे यही होता है कि बच्चों में यही बात बताना चाहूंगा कि कई बार गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता ही नहीं होता और आपका 1 साल वेस्ट हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था. तो फिर हम वहीं से उन्होंने हमें गाइड किया कि आप ऐसा करिए, आपके मार्क्स वगैरह सब ठीक है, आप 1 साल आईआईटी जेई को तैयारी करके देखिए. जो ऐसे आपको पता है कि कॉलेजेस में एडमिशन जुलाई मंथ में होते हैं, जुलाई के लास्ट में तब काउंसलिंग सेशन चलता है. देन वी वापस आए और अगस्त में फिर वापस कोटा, जैसे होम टाउन ही था, वापस कोटा आए और सोचने लगे कि चलो प्रिपरेशन चालू करते हैं. उस टाइम पर कोटा में बंसल क्लासेस तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ पर है. तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट होता था और उसके लिए बच्चे 2 महीने पहले आके तैयारी करते थे. मतलब आप समझ रहे हो, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट क्रैकिंग द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एन इंस्टीट्यूट. एग्जैक्टली. जबकि बात आईआईटी का एग्जाम तो बाद में होगा, मतलब कोचिंग के में एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट हो रहा है, वो क्लियर करना. तो फिर एक टेस्ट हुआ, टेस्ट क्लियर कर लिया.
फिर वहाँ पे फिर वही बात फंसी कि हिंदी मीडियम का तो मटेरियल है ही नहीं, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, और जो बल पढ़ाते तो हिंदी में ही है, बट जो मटेरियल है वो पूरा इंग्लिश में इंग्लिश। रहने वाला है। तो वो एक हर्डल था। सेम टाइम पे एक और इंस्टीट्यूट वहाँ पे एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहा था, आर.के. वर्मा सर का। वो बैकग्राउंड मुझे बताया गया कि यहाँ पर सर खुद हिंदी मीडियम से हैं, तो सर अंडरस्टैंड कि क्या डिफिकल्टीज फेस होने वाली है। देन आई जॉइन दैट और फिर स्टडीज प्रिपरेशन हुई। उस टाइम पे जेई जो एग्जाम है, जो कि स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, वो दिसंबर में होता था। तो बस 4 महीने बचे थे, तो बस प्रिपरेशन थी, ऐसे ही सिलेबस चलता था, होता था, निपटता था। चैप्टर चालू हुआ, खत्म होता था, तो मतलब एक चैप्टर आता था, चला जाता था, और मटेरियल पूरा इंग्लिश में रहता था। तो स्टूडेंट्स में अभी यही बात बोलूंगा कि अगर आपने सोच रखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात था कि मैं MNIT जयपुर छोड़ के आया था, तो पूरा अब तो प्रूव करने वाली बात थी कि अब तो लेना ही है कुछ भी करके, कैसे भी करके। और कुछ टीचर साउथ इंडियन एक्सेंट में भी पढ़ाते थे, तो वो भी समझ में नहीं आता था कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी कई बार। सीट्स जो क्लासरूम से होते थे, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे कि ऐसी जगह स्टूल लगा के बैठते थे कि दिखता ही नहीं था बोर्ड पे क्या लिखा हुआ। बट ठीक चीजें थी, लेकिन मैं यही बोलूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे पहुंचना है, और आपने क्या चीजें अपने स्टेक्स पे लगाई हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रैक्शन वगैरह से ऑटोमेटिकली आप दूर होते चले जाते हैं, और आपका फोकस्ड आपको पता होता है क्या होता है। तो उस जर्नी में मेरे जो सीनियर्स जो थे, 2-3 दोस्त भैया लोग थे, उनको मैं थोड़ा अच्छे से जानता था, और उनके पास में जरूर चला जाता था, भैया ये कैसे बताया सर ने, मुझे तो समझ ही नहीं आया, हमारे बोर्ड में तो था ही नहीं। अगर आप देखोगे हिना मैम, आप खुद मैथ्स पढ़ाते हैं, बोर्ड्स में और जेई एडवांस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यस सर। कॉन्सेप्ट वाइज, जो समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होगा। तो वो भैया लोग मुझे काफी हेल्प करते थे, मैं उनके पास जाके बैठ जाता था कि यार ये कैसे हुआ। तो मुझे मैथ्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, मुझे दिक्कत आती थी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती है कि हमको समझने में फील तभी आती है जब कोई आपको ढंग से समझाए। सिर्फ फॉर्मूला लगाने से आंसर्स नहीं आते। तो वो एक बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, और मैं MNIT छोड़ कर आया था, तो मुझे थोड़ा और प्रेशर भी था कि लाना ही है, लाना ही। तो बस वही था कि दिन रात बस पढ़ना ही पढ़ना। इस बात को फैमिली वाले जानते थे, समझते थे, उनका हमेशा से पूरा सपोर्ट रहा था। बस ये चीज़ थी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो कई बार हमें मिसकंसेप्शन हो जाता है, या हमारी तरफ से अच्छे मेंटर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर हम कई बार डिविएट हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी अगर आप देखो, तो जो अर्जुना था उसको सब कुछ आता था, बट स्टिल ही नीड्स मेंटर, कि क्या करना है ये बताने वाला एक होना चाहिए, वरना यस टाइम सर। वेस्ट हो जाता है। तो बच्चों को इस चीज से बहुत गाइडेंस यही लेनी चाहिए कि जैसा भी सिचुएशन हो, यू हैव टू हैंडल, उसमें बस पैनिक नहीं करना। सो थैंक यू सर। एक्चुअली ऐसा पीछे देख के, घूम के देखते हैं, तो लगता है कि आसानी से निकल गए, पर इतने आसानी से तो 4 महीने निकले नहीं थे। आई वो नो हर सर। दिन हर परेशानी, सिलेबस, वो कई बार अप एंड डाउन, कई बार नींद भी नहीं आती थी, होमवर्क भी नहीं होता था। पर यही था, लगे रहो लगे रहो। फिर थोड़ा भगवान की कृपा हुई और सेलेक्ट हो गए। जेई में जेई स्क्रीनिंग क्लियर हुआ। फिर जेई एडवांस का जो एग्जाम, जो कि IIT जेई उस नाम पे जाना चाहता, वो मई में एग्जाम था, तो वापस से फिर 4 महीने वापस मिले। तो स्क्रीनिंग फर्स्ट से क्लियर हुआ, तो फिर जब वापस पढ़े तो फिर कई चीजें और डिटेल में क्लियर हुई कि अच्छा ऐसे होता है। तो एडवांस जो जेई एडवांस है, मतलब कि IIT जेई का जो एक्चुअल एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता था, वहाँ फिर जो बकेट मिला पढ़ाई करने का, वहाँ पर फिर हम थोड़ा और अच्छे करते चले गए। और फिर फ्रेंड सर्किल अच्छा था, सब पढ़ने वाले थे, तो किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का दूसरा होता है, तो हम आपस में पढ़ पढ़ के पढ़ा लेते थे। मतलब टीचर्स का रोल था ही सही, पर हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ था जहाँ पर हम सब लोग पढ़ते थे। ये मेरी एक छोटी सी जेई की स्टोरी है। आई थिंक सभी लोगों की कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है। उनमें से कई सेलेक्ट भी नहीं हुए, बट स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और जिनको मुझसे ज्यादा सब्जेक्ट आते, अभी भी ये बात बोलूंगा। लेकिन कई बार ये होता है कि हम एग्जाम डे का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, और उस वजह से फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा उनको मुझसे ज्यादा तीनों सब्जेक्ट आते हैं। ओके ठीक है, सर। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो स्टूडेंट्स यस। पैनिक मत किया करो। आप बस एक ही बात बोलूंगा, जो आप सोच के चल रहे हैं उसका बेस्ट एफर्ट कर दो, उसके बाद रिजल्ट जो आना है वो ऊपर वाले का, ये गुड। बेस्ट है। थैंक यू सर। अच्छा सर, सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है टॉप रैंकर्स जो होते हैं, उनको एक क्रेज होता है आईआईटी बॉम्बे का, सो ऐसा क्या है वहां पे, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुंबई सिटी का वैसे ही ऑटोमेटिकली एक बहुत बढ़िया क्रेज हमारा बॉलीवुड के थ्रू वैसे ही रहता है। तो कहीं भी सिटी में रहे तो सबको रहता है यार बॉम्बे। अगर हम सिटीज के नाम भी लिखेंगे ना पूरे इंडिया के, तो मुंबई ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है कि अगर चॉइसेस दी जा रही हैं, देन आई विल गो फॉर दिस मुंबई कॉलेज।
और जब सीट्स भी 3,000 के आसपास ही थी IITs की, और अ, जब दिल्ली मुंबई में चूज करने की बात आ रही थी, बाकी तो मुझे मेट्रो सिटीज हैं, चेन्नई भी है, पर इतना दूर घर वालों ने बोल दिया था इतना दूर भेजेंगे नहीं। आसपास के अगर दो हैं इनमें से चूज कर लो, दिल्ली और मुंबई में से। तो थोड़ा सा मुझे दिल्ली में सी नहीं दिखता है, तो मुझे लगा कि थोड़ा मुंबई साइड चलते हैं ये। तो फिर ऑलरेडी फिर हम जब कैंपस में फादर के साथ हमने एंट्री किया, तो वो इतना शानदार कैंपस है। मेरे स्कूल में प्लेग्राउंड ही नहीं थे। एक छोटा सा वहाँ था जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं प्रेयर हो जाती थी। जब हम मुंबई जब काउंसलिंग के लिए जब गए, तो वहाँ पे हमने बड़े बड़े ग्राउंड्स देखे। क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, फुटबॉल का अलग है, स्विमिंग का अलग प्लेस है। बस वहीं पे डिसाइड हो गया, इतने सारे रिसोर्सेज अगर हमें यहाँ मिल रहे हैं विद द नेम ऑफ मुंबई ऑल्सो, तो फिर कहीं जाना क्यों है। बस फर्स्ट चॉइस हर जगह, सारी ब्रांचेस मैंने पहली चॉइस पे डाल दी थी IIT बॉम्बे की। चाहे वो नीचे की ब्रांच हो, पीछे की ब्रांच हो, कुछ भी हो, पर कॉलेज यही लेना है कि डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज तो यही लेना है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को अगर एक ओवरऑल ग्रो करना है, तो उसका हर एस्पेक्ट से उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है, तो उसको फिर वो चूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो रिसोर्सेज पहली बात है, और दूसरा जो वहाँ का अलुमनाई नेटवर्क हमें मिलता है IIT बॉम्बे का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है। वो सीनियर्स हमेशा जूनियर्स की वो जो नेटवर्क है बेसिकली, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उसके बारे में मुझे आइडिया था पहले से, क्या नेटवर्किंग करनी है तो फिर वहीं पर थोड़ा रहना ज़रूरी है। तो मेट्रो सिटी से फिर अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। और फिर जब गए तो डिसीजन ठीक भी रहा। मुंबई इज़ अ वेरी फास्ट सिटी, तो काफ़ी कुछ सीखा भी सही टाइम मैनेज के बारे में। तो यही था कि स्कूल्स में तो कभी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ थी नहीं। जिस स्कूल में मैं बिलॉन्ग करता था, वहाँ एकदम से जब रिसोर्सेज दिखे, तो डिसीजन ऑटोमेटिक हो गया कि हाँ यार, यहीं रहना, IIT मुंबई से ही पढ़ना। यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और आपने आज एक सब बच्चों को चॉइस करने में थोड़ा सा आसान कर दिया। थैंक यू सर। जैसे आपने उनको सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो अब उनको थोड़ा सा चॉइस करना आसान और आसान हो जाएगा इनफैक्ट। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है कि व्हाई यू चोज मैथ्स ओनली, मतलब आपको ऐसा मैथ्स एडुकेटर बनने का कैसे आया, इंटरेस्ट मैथ्स में कैसे बना आपका? एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए पढ़ाता था कॉलेज में भी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। तब मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था उस टाइम पे, और फिजिक्स मतलब मुझे हमेशा ऐसा रहता, जब कोई मना कर देना ये काम तुमसे नहीं होगा, तो फिर हम वही करते हैं। मेरे साथ थोड़ा वैसा है। तो जब मुझे वो बोला गया कि आपने IITs का नहीं दिया, आपने MNITs का जो तो क्लियर कर लिया, NITs का, लेकिन IIT से क्यों नहीं किया, तो फिर हम उसको एज ए चैलेंज लेके फिर पढ़ाई करने आए थे। तो जब हमें फिजिक्स वहाँ पर बड़ी समझ नहीं आती थी, परेशान करती थी, तो फिर हम पूरा टाइम फिजिक्स पे लगा दिए थे। तो जब चूज करने की सब्जेक्ट की बारी आई, तो हम पहले फिजिक्स ही पढ़ाए शुरू में एज ए स्टूडेंट IITs के अंदर। फिर जब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो जो मेरे जिन सर से मैं पढ़ा था, तो वो मेरे मेंटर भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई वांट यू टू गो इन मैथ्स, क्योंकि ओके। उन्होंने मेरे स्कोर्स वगैरह सब देखे हुए थे, वो फिनोमिनल थे मैथ्स में। फिजिक्स में मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करता था स्टूडेंट टाइम पे, तो वो मुझे ज्यादा कि मैथ्स की तरफ जाओ। मैथ्स में मुझे जरूरत भी है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, इंस्टीट्यूट की जरूरत मैथ्स में थी। तो ओके। प्रोफेशनली द गाइडेंस से आप ऐसा करिए, आप मैथ्स में चले जाइए। देन ठीक है, मैथमेटिक्स तो मतलब जिंदगी है। तो फिर मैथमेटिक्स की तरफ वापस से चले गए, चलो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो करियर स्टार्ट मैंने मैथ्स से ही किया। फिर तो पहले जो स्टूडेंट टाइम पे था, तब मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था। अभी भी मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है। मुझे कुछ चैप्टर्स पढ़ाने को मिल जाए, तो मैं जरूर फिजिक्स को पढ़ाना चाहूंगा। वैसा श्योर वैसा सर। मैथ्स मैथमेटिक्स वैसे ही, मतलब अंदर से आती है क्या मैथ्स, तो मतलब पार्ट ऑफ मी है। जैसे आप भी मैथ्स पढ़ाते हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आपको यस। भी फील होता होगा अगर पूरा एक दिन गया है, अगर एक लेक्चर नहीं लिया, तो फिर हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो रह ही गया। जैसे भी एग्जैक्टली लगता हो, सर। जैसे हम खाना खाते हैं, मूवीज देखते हैं, अगर एक क्लास नहीं हुई, तो फिर वो आता है मैथ्स का क्या हुआ। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जैसे आपने कह रहे हो कि मेंटोर, जो आपके सर मेंटोर थे, आपको सही डायरेक्शन दी गई, जैसे हाँ सो सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे आप देख रहे हो कि सर सही डायरेक्शन ऑब्वियसली, और हर बार सर मोटिवेटेड रहे कि ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। उन्होंने और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है हर पॉइंट पे। जो उन्होंने ठाना वो उन्होंने किया। और मुश्किलें सबकी राह में आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके टाइम पे मुश्किलें हैं। उल्टा आपके टाइम पे तो फिर भी आसान बहुत कुछ है। जैसे बच्चों के टाइम पे, आज की डेट में इंटरनेट है, हम लोगों को बहुत गाइड करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स हैं। बट यू नो जो चीज ठानी है वो चीज करके दिखाना है, बस वो ही एक जज्बा रखना है आप लोगों ने अपने अंदर। सो थैंक यू सर अगेन।
अच्छा, एक चीज और है सर, अगर आप एक एडुकेटर नहीं होते तो आपके दिमाग में कौन सा एक अनदर प्रोफेशन होता कि अगर आप एडुकेटर नहीं तो ये मेरा प्रोफेशन होता? एक्चुअली मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल रहा हूँ ड्यूरिंग कॉलेज के टाइम पे भी। मैं रिसर्च एसोसिएट रहा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। तो मैंने वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी पे कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे 6 मंथ्स के आसपास के। तो वो मैं कॉलेज में ही किए थे, ये पता करने के लिए कि क्या मेरे अंदर वो भी एक एस्पेक्ट है रिसर्च की तरफ का या नहीं है। तो मैं वहाँ पर जब गया था, वो आपको पता है इंडिया का R&D सेंटर है, तो वहाँ पर मतलब मेरे नाम से कोई मुझे जानता नहीं था। सब यही बोलते थे वो IIT बॉम्बे से लड़का है ना, उसने क्या किया। सो जब मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जब चल रहा था ये वाला फेज, देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि टैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पर मुझे कोई ओम नाम से नहीं जानता था, सब मुझे ये जानते थे कि वो IIT वाला लड़का है ना, बात में सब यही बात करते थे। तो मुझे ये फील होने लग गया था अगर मैं कुछ भी यहाँ पर गलत करता हूँ, मिस्टेक करता हूँ, तो मेरे कॉलेज के ऊपर ये ब्लेम करने वाला है, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो। और वो फिर वो क्या है, बर्दाश्त नहीं होता है कि यार ये तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते थे। पर थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम इंडियन में अगर हम देखें, इंडियन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर्स में थोड़ा सा क्या डिले हो जाती है चीजें। इफ आई ऑर्डर समथिंग तो वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है, 2 महीने लग गए हैं। अप्रेंटिस वगैरह थोड़े से अपडेटेड नहीं थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो अगर रिसर्च में जाते हैं तो ऑप्ट फॉर अब्रोड और इन इंडिया। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा आइडिया उसका लग गया था कि यार रिसर्च उस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी काफी बूम पर थी। अगर आप बात करेंगे 2005, 6, 7, तो एक अलग से ब्रांचेस भी ओपन हो गई थी। अब तो खैर और नए नए फील्ड्स आ गए हैं, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया था पूरा। फिर थोड़ा कुछ ऐसा था कि जॉब करना ज़रूरी था, तो फिर चलो फिर रिसर्च वालों को पीछे डाला और फिर जॉब के लिए गए। तो कैंपस से प्लेसमेंट था, मैं मुंबई से बैंगलोर गया और मैं वहाँ पर कंसल्टिंग फर्म में था। मैं वहाँ पर रहा हूँ 2 साल और सप्लाई चेन का कंसल्टेंट था मैं, जो लॉजिस्टिक वगैरह में रहते हैं। फिर कोटा कैसे आया, वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चों के भी, किसका कोटा एग्जैक्टली, कैसे आया। कोटा मेरा ऐसे आया नेक्स्ट था। सवाल यही था कि सर, मुंबई, बैंगलोर, देन कोटा। मैं जर्मनी भी रहा हूँ उसके बीच में, फिर मैं वापस जब कोटा आया तब कोटा ऐसे आया था कि आई एम द ओनली सन। तो फिर फैमिलीज में क्या, पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर मैं आ नहीं पाया था। जब आए तो फिर सभी ने सुनाया करा कि जंगल में मोर नाच रहा कौन देख रहा है। ठीक है, इफ यू हैव समथिंग देन प्रूव इट हियर। तो एग्जैक्टली। मैं 6 मंथ्स के आसपास मेडिकल पे रहा। देन मैंने वापस से फिर टीचिंग जो कॉलेज में की थी वापस से चालू की। मुझे पता था पढ़ाते तो थे ही सही, पर मेरे दिमाग में रहता था कि यार IIT में मैं मास्टर नहीं बनूंगा। ठीक है, ये दिमाग में थोड़ा सा एक रहता था। पर ठीक है, लाइफ डेस्टिनी वही आपको ले आती है। तो फिर मैं 6 मंथ्स के ड्यूरेशन पे मैंने वापस से चीज़ों को स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया। तो अब जैसे मैं जो कंसल्टिंग का काम करता था वहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो मैंने किया 2 साल के लिए, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट सामने होते थे। दिस वाज मोर रिस्पॉन्सिबल, उनका करियर हमको गाइड करना है। और जो बोलते थे वो एग्री कर जाते, यस सर आप बताइए क्या करना है। तो वो जो फीलिंग थी ना, तो मुझे लगने लग गया कि इससे बढ़िया तो कुछ प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया तो कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है। तो फिर जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हुए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा से यू वांट टू कम बैक टू दिस इंडस्ट्री कंसल्टिंग। फिर मैं रिफ्यूज कर दिया। और फिर हुआ ये भी था कि 5-6 साल बाद वापस आप घर पे रह रहे हैं, तो आपको एक होमली एनवायरनमेंट वापस से मिल रहा है, मम्मी के हाथ का खाना वापस से मिलने लग गया है। और मैंने कोटा को पहले एज ए स्टूडेंट देखा, फिर एज ए टीचर भी देखा हुआ है। तो मुझे पूरी बातें वहाँ की पता है कि कहाँ एक स्टूडेंट फंसता है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। तो जो सोल्यूशन जो स्टूडेंट फंस जाते थे वो इजीली उनको प्रोवाइड किया, ऐसे नहीं ऐसे कर दे। क्योंकि उसके यस। 5-6 साल पहले मैं भी खुद फंसा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से फंसा हुआ था। तो फिर वो तो कनेक्ट होता चला गया और बस इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे कोई और दूसरा लगता नहीं। इसमें क्या है कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, दैट्स योर मेंटर्स, योर फैमिली, तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको वहां भी लड़ना पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। यस। जैसे स्टूडेंट्स को हम क्यों बोलते हैं कि बेटा ये जो आप IIT जे की तैयारी कर रहे हो, ये एक डिसीजन आपने लिया है साइंस में लेने का। तो अगर आप इसमें एक बार क्लियर करके दिखा दोगे ना, तो आप जो आगे जाके चीजें किसी को कन्विंस करने वाले हो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने एक बार खुद को प्रूव करके दिखा दिया और नेशनल फ्रंट पे। इसलिए हम इसके एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट किया 2 साल जिंदगी के दिए हैं, दिन रात यस। पढ़ाई की है, फिर उसके रिजल्ट आता है, फिर आप नेशनल फ्रंट पे जाके जब चमकते हो, तो चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो या प्रोफेशनली हो, आपको सब सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये बोलते हैं, ये कमिट करके दिखाते हैं। यस। इसलिए हम ये की तैयारी करते हैं, ना कि हाई पैकेजेस है IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली।
मेन रीजन ये है कि जो आप बोलते हो वो करके दिखा रहे हो, ये मेन चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसी से आपकी क्रेडिबिलिटी आती है। तो ये जो मैंने सीखा, अभी कोई पूछता है मुझसे कि यार आईआईटी क्यों करना चाहिए, पहली बात बोलते ये तो एक आपका स्टार्टअप है आपकी लाइफ का, अगर आप चाहते हैं आप टाइम इन्वेस्ट करना तो आप दिखा सकते हैं करके कि भाई ये पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने एक डिसीजन लिया था और जस्ट सी के हाउ मच कमिटेड आई एम फॉर दिस वर्क। तो ये आपको शो करता है और ये आगे जाके आपके लाइफ में काम आने वाला है, कहीं ना कहीं जाएंगे। और स्ट्रगल तो हमेशा चलता रहेगा, बस यही है कि हाउ वी डील इट। ऐसा नहीं है कि हम कभी फेल नहीं हुए हैं, हर इंसान कभी ना कई बार फेल होता है, बस ये है कि अगर वो वापस आके एफर्ट डालना शुरू कर दे तो जो टेम्परेरी फेलियर आया है वो सक्सेस में बदल जाता है। अगर आप लगे रहोगे तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही सही। वो वाली बात है। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट वाला रिजल्ट देखते हैं कि सक्सेस मिलती है, क्योंकि उसके पहले कई सारे फेलियर्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। यस सर। बट लेकिन वही है ना कि हम लोग फिर अपनी उसको भी देख लेते हैं कि ठीक है हमें अब सक्सेस मिल गई है, तो वो चीज भी फिर हम एंजॉय कर लेते हैं। ओके, मतलब उसमें से निकल के हम आए हैं और फिर इतना चमकता हुआ, तो फिर तो वो चीज फिर चलो, आसान लगनी शुरू हो जाती है। कॉलेज में जब थे तो हिंदी मीडियम के हमने एक बार काउंटिंग करने की थी, वी वर इन सिंगल डिजिट, लेस देन 10 स्टूडेंट्स थे। और वो पता ऐसे चलता था कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते थे तो वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी के कोर्सेज होते थे, जैसे साइकोलॉजी का कोर्स है, सोशियोलॉजी का कोर्स है, हमारे सबसे कम मार्क्स आते थे। ठीक है, क्योंकि जो हम वहाँ पर समझते थे वो लिख नहीं पाते थे, जो लिखते थे उसका मतलब कुछ और निकलता था। और ऐसे बड़े बड़े जार्गन जो कभी सुने नहीं थे, जो इंग्लिश में आते हैं, मतलब नहीं आते तो मार्क्स नहीं आते, तो मार्क्स जो आते थे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आते थे, जो इंजीनियरिंग वाले थे। तो ओवरऑल बैलेंस हो जाता था। तो हम वहां पर फिल्टर कर लेते थे, यार ये 5 जने कौन है या 6 जने कौन है जिनके ह्यूमैनिटी में कोर्स। तो हमारा रिसर्च करे तो तुम भी हिंदी मीडियम से हो, हाँ तुम भी हिंदी मीडियम से हो। तो फिर धीरे धीरे सेकंड थर्ड ईयर से फिर इसको रिकवर किया। मतलब फर्स्ट ईयर तो पूरे टाइम लाइब्रेरी में ही बैठते रहते थे और पढ़ते क्या थे, ह्यूमैनिटी के कोर्सेज। वहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ने नहीं जाते थे। क्या इसको कैसे करें, ये भी एक हर्डल आ गया। तो यही टाइम पे फिजिक्स हर्डल था, इसके बाद फिर इंग्लिश हो गया कॉलेज में, उसके बाद फिर मतलब चीजें चेंज होती रही है, पर एटीट्यूड सेम रखना है। सो दैट इज वेरी गुड सर। जैसे आप एक्सपेरिमेंटल बहुत हो, अपने आप से एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, ये नहीं तो मैं इसमें ट्राई कर लेता हूँ, और जो आप ठानते हो फिर आप वो करके दिखा देते हो। सो गुड सर, थैंक यू सर। अच्छा, एक इसके बाद मेरा एक और सवाल है। तो जैसे आप बहुत एक्सपेरिमेंटल हो, जैसे आप अपने साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हो, सो आपकी हॉबीज भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी आपकी। जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे हाउ यू, मतलब उस टाइम पे ये आप होता था कैसे? जब जैसे खेलने का कभी मौका मिला नहीं था, तो कॉलेज में मैंने स्लॉट फिक्स कर रखे थे कि इवनिंग में तो खेलना ही खेलना है। तो मैंने सारे वहाँ पे स्पोर्ट्स खेले। कभी हॉकी स्टिक नहीं थी तो किसी की लेकर चले जाता था, यार खेलना है, स्क्वाश खेलना था, लॉन टेनिस खेलना था, सब फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो फिर बस स्विमिंग छोड़ के मैंने सारे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और मैं तो स्विमिंग में क्या है कि अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ हुए तो सीधे मर जाते हो। तो वो थोड़ा डेंजरस गेम मुझे लगता था, यार ये नहीं करेंगे, बाकी हम सारे खेल सकते। तो स्पोर्ट्स का तब ज्यादा था। अभी भी अगर मुझे कभी फ्री टाइम में मौका मिलता है तो मैं ईयर तक लगा के दौड़ना शुरू कर देता हूँ, रनिंग में करता रहता हूँ। बस यही कोटा में तो यही फैसिलिटीज है, और भी फैसिलिटीज हैं, कभी कभी कुछ खेलने भी जाते हैं, टेबल टेनिस भी काफी खेलता हूँ। बाकी जो मेन चीज मुझे फ्री रहने को भी अगर बोल दे तो मैं म्यूजिक बहुत मुझे पसंद है। गाने गुनगुनाते रहना, सुनना, मूवीज देखना, उसकी स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना कि ये कैसे बनी होगी, इसके पीछे का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा। तो बस वो सब एनालिसिस करते रहना। वो फ्री टाइम पे मैं ज्यादातर काम यही करता हूँ। जब मैथ्स अगर हटा दिया जाए तो फिर बस फिर इसी चीज पे चले जाते हैं कि म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा, मतलब कहीं कुछ भी हो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, गाने सुन लो यार, द बेस्ट थिंग है। गाने आपको हमेशा एक डायरेक्शन पे ले जाएंगे, और वो आपके जो मोटिवेटेड सॉन्ग्स है वो सब आपको लेकर आ जाएंगे। तो वहीं पर है, फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने का भी काफी शौक रहा है। बस यही है कि पढ़ते रहो, जहाँ से कुछ ज्ञान मिले, लर्निंग मिले, लेते रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है मंथ वाइल में, जिस दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता तो फिर मैं कुछ भी नहीं करता, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, सोता रहता हूँ। वो है वैसे क्या कहते हैं, रिबूट का बटन होता है ना लैपटॉप पे ऐसे, तो एक दो दिन वैसे भी रहते हैं कि शांत हैं, कुछ नहीं करते। बाकी टाइम बस मैं अभी तो बुक्स का काम चल रहा है, अभी मेरी 3 बुक्स और आनी है, तो उसी के ऊपर मैं काम करता रहता हूँ। तो पढ़ाते रहते हैं मैकेनिक, तो इसी में दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। म्यूजिक अगर कोई पूछे तो हाँ, मुझे बहुत पसंद है सुनना, स्पेशली। ओके सर। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम आपसे कुछ सुनेंगे भी सही, जरूर ऐसा। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जैसे आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हो,
आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाया, सो आप क्या प्रेफर करते हो इस बारे में, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन? और आप जो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि व्हाट दे शुड प्रेफर, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दे शुड गो फॉर? अगर टीचिंग के पार्ट से पूछेंगे तो इसमें ऐसा है कि हम ऑनलाइन में एक ही टाइम पर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की बाउंडेशन को अनबाउंड कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो जैसे कोई ड्रॉपर्स का बैच है, तो हमें क्या एक ही बैच की कैपेसिटी होती थी 200 के आसपास, तो हमें सेम कंटेंट 3 क्लासेस में जाकर पढ़ाना पड़ता था। यस सर। तो जो मैं वो 8 से लेके 12:30 1 बजे तक पढ़ा रहा होता था, वो मेरा काम अब एक एक क्लास में हो जाता है। और फिर वरना फिर क्या होता है कि जब आप सेम कंटेंट 3 जगह पढ़ा रहे हो, तो वो बैचेस के क्या मतलब एवरेज बैच है या टॉप बैच है, किस तरह का बैच है, उस वजह से फिर थोड़ा वेरिएशन भी आता है और सेम टीम पढ़ाने से। ऑनलाइन में क्या होता है, वो एक ही टाइम आपने पढ़ा दिया, तो चाहे कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, तो वो एक चीज़, एक तो टाइम बचा देता है, और दूसरा सिलेबस के लिए या हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाता है उसके बाद, क्योंकि एक ही यस। क्लास हुई, तो 2 क्लास बच गया है। ऐसे ही 12th में और 11th में भी ऐसा ही है। तो एक तो क्या एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है जब ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, क्योंकि सेम रिपीटेटिव सेम डे आपको 3 लेक्चर्स में सेम ही चीज़ नहीं पढ़ानी पड़ती। एक तो यस। ये बात है। और दूसरा ये है कि कवरेज तो बढ़ा बता ही दिया, कवरेज बढ़ जाता है, टाइम बच जाता है, एफिशिएंट है एज़ अ टीचर। और फीडबैक जो आपको मिलता है यहाँ पर ऑनलाइन में, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। जो बात होती है फीडबैक हाथों हाथ पता चल जाता है कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। फिजिकली वो बोल नहीं पाते हैं, यस। पर यहाँ पर एक ट्रू सेंस में आपको हाथों हाथ पता चल जाता है कि भाई क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या मुझे मेरी टीचिंग के अंदर चेंज करना है, तो वो एक फटाफट वो भी एक आइडिया लग जाता है। और आजकल क्या स्टूडेंट्स किस माइंडसेट के साथ आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ओपनली बता देते हैं कैसे। पहले थोड़ा सा क्या आंखों के सामने जब रहते हैं थोड़ा झिझकते हैं, बता नहीं पाते। तो एक ये भी बहुत अच्छी चीज हो गई। तो हम क्या, हमारा कंटेंट है या जो भी हमें उनको एडवाइस देनी होती है, वो ऑटोमेटिकली हम प्लान कर लेते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो वहां भी टाइम बच जाता है। यस। स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी जब से वो, अगर वो खुद भी एनालिसिस इस बात का करें कि जब वो ऑफलाइन में थे, जहाँ पढ़ते थे, जहाँ पढ़ने जाते थे, उनका ट्रेवल का टाइम है, क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स है, ये सब चीजें उनकी सेव ही हो रही है। और वो यस। बचे हुए टाइम को अगर सेल्फ स्टडी पर लगा दें, और जो उनके टीचर्स उनको बोल रहे हैं अगर वो कर लें, तो वो बहुत अच्छे रैंक की तरफ जा सकते हैं। बस यही है कि वो कमिटेड रहें, डेडिकेशन उनको देना पड़ेगा। अपने टीचर जो बोले, हाँ सर आप बोलिए क्या करना है, मुझे बस कैसे भी करके आईआईटी पहुंचा देना। अगर ये डेडिकेशन, ये लगन उसके अंदर है, तो वो डेफिनेटली क्रैक कर लेगा। तो टाइम बच रहा है अगर वो ऑनलाइन पढ़ता है, उसका टाइम यस। काफी बचता है। और ये मान के चलिए कम से कम उसका 3 से 3.5 घंटे हर दिन का बच रहा है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत बड़ी, मतलब अगर डेज में काउंट करेंगे साल भर में, तो काफी सारे हो जाएंगे। हर यस। दिन में अगर हमारे पास 3 साढ़े 3 घंटे, वो भी एफिशिएंट टाइम बच रहा है, तो वो अगर सेल्फ स्टडी में ऐड ऑन होता चला जाएगा, तो उसके पास अब बुक सॉल्व करने का टाइम भी आ गया है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी कर सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चैप्टर आपने अगर कहीं से भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको कि कहीं का भी मटेरियल हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसके ना जाति धर्म कुछ नहीं होता, ना वो किसी एक इंस्टीट्यूट का होता है, ना किसी एक बुक का होता है। बच्चों यस। आपको सारे सवाल करने चाहिए, जो भी आपको मिल जाए। आपके दोस्त कहीं भी पढ़ता हो, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लेकर आए, अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, बस सीधी बात है। वो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने क्या रखी है या किस लेवल का आपको पढ़ा रखा है। बेस्ट एग्जाम्पल पीवाईक्यूज होते हैं। तो अगर यस। इस टाइम को यूटिलाइज करे, तो स्टूडेंट के लिए तो प्लस ही प्लस है। स्कूल जो है वो उसको एज ए ऑफलाइन कंसीडर कर सकता है कि स्कूल ऑफलाइन हो गया, बाकी जो डीपर स्टडीज के लिए जो उसको टाइम चाहिए कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए, वो तो ऑनलाइन ही बेटर है, टाइम बचाता है। यही मेन रीजन है। यस, वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, जैसे आपने आप इतने टाइम से पढ़ा रहे थे, और आपके दिमाग में कब ये ख्याल आया कि अब मैंने अपनी बुक लिखनी शुरू करनी है? मतलब आपको कैसे थॉट आया? वो जर्नी अब आप हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली उसका ऐसा था कि मेरे दिमाग में आया नहीं था ये शुरू में, फिर जो पब्लिकेशन वाले थे वही आगे से आने शुरू हो गए थे। ओह। तो जब वो आने से शुरू हुए, तो फिर चीजें स्टार्ट हुई कि अच्छा वो राइट बुक, मैं कहा ठीक है। तो फिर जो एक रिक्वायरमेंट वहाँ पर फील होती थी इस बारे में कि जो होमवर्क देते टाइम क्या कम कम इलस्ट्रेशंस रह गए हैं, तो थोड़ा और कम होमवर्क कम मिल रहा है, थोड़ा और देना है, या प्रोफाइलिंग इसकी मैच नहीं हो रही है। होमवर्क में 10 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सब रिपीटेटिव ही टाइप के हो रहे हैं, एक ही जैसे हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पर थोड़ा दिमाग में रहता, तो हम एक्स्ट्रा में टाइप करवा के रखते थे कि यार ये वाला और कर लेना, ये वाले डीपीपीज और कर लेना। एक तो वो है। दूसरा दिमाग में ये थॉट था कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं,
उनको तो ठीक है, चलो गाइडेंस मिल गई, लेकिन ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी के मोड में हैं, जिन तक हमारी एक्सेस नहीं है, जो टायर 2 Yes. टायर 3 सिटीज में हैं, जो बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और मैथमेटिक्स में आप खुद भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अगर हम 15-16 एग्ज़ाम्पल्स अगर किसी भी टॉपिक के एक साथ देख लें तो विद सॉल्यूशन हो तो हमें समझ में आ जाता है Yes, कि sir. True. कि कैसे करना है क्वेश्चन, अप्रोच क्या होगी। तो कई बार हम सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा आइडिया लगा लेते हैं कॉन्सेप्ट में क्या है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कनेक्ट करती है बुक के अंदर। और ये जो बुक है ये भी कलर्ड बुक रखी है तो स्टूडेंट थोड़ा और कनेक्ट कर पाएँगे इसको कि कैसे जेईई में है। और बस यही है कि जिनको पढ़ा रहे हैं उनको तो हम गाइड कर देते हैं, जिनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो अभी भी सेल्फ स्टडी वाले मोड में है, तो अगर एक वो सिंपल सी बुक भी परचेज़ करेंगे तो उसके बाद उनका जो पाथ है दैट विल बिकम वेरी सिंपल सिंपल। तो बस ऑथर्स बनने का जर्नी यही था कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, जैसा आपने बोला, जैसे मेरा है कि एक्सपेरिमेंट करना है, हो गया चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, तो वो एक नेक्स्ट स्टेज था, तो वहां पर फिर मैं ऑप्ट किया। Okay. Thank और you, उसमें sir. भी ये है कि जो पब्लिकेशन है फिर वो भी बेस्ट क्लास बेस्ट ही चाहिए था। देन फिर पियर्सन पब्लिकेशन के साथ मेरी बुक्स हैं तो वो भी वेल नोन है, तो कॉलेज भी वेल नोन चाहिए था। फिर अनअकैडमी ब्रिलियंट है ऑनलाइन के बारे में, तो पब्लिकेशन भी फिर वैसे ही चाहिए था। तो फिर एक तो होता है ना आपने किसके साथ लेके, दैट्स वेरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो Exactly. पब्लिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पार्ट। यस। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंगिंग, जब से मैंने आपकी सिंगिंग का सुना है ना सर, मेरे को बस कुछ सुनने का मन कर रहा था, तो कुछ ऐसा सुना दीजिए बच्चे के लिए, हमारे लिए मोटिवेशनल भी हो, बच्चों के लिए भी, और जो आपको गाना पसंद भी हो। कुछ बच्चों के लिए सजेशन हो जाएगा उसके अंदर। स्टूडेंट्स को तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप जो अपनी जेई की प्रिपरेशन लेते हैं, इसको आप अपना एक स्टार्टअप मान के चलिए, जिसमें आपके उसके स्टार्टअप में पैसा आपके पेरेंट्स ने लगा दिया है, वो आपके वीसीज हो गए, और आपका डेडिकेशन वो सब आपकी, अब उसके ऊपर आप खुद कितना मेहनत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव मेंटर्स, द टीचर्स आपके साथ हैं। बस यही बात बोलूंगा कि जो ऑफलाइन में क्या होता था, जैसे सिलेबस खत्म होता था, स्टूडेंट अगले 3 महीने में टीचर से दूर हो जाते थे और वो अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देता था। यस। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक उन टीचर से एक्सेस कर सकते हो कि सर मैं एग्जाम देने वाला हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो अपने टीचर से डिस्टेंस मत क्रिएट करना, लास्ट मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं करना। जैसे हम बॉक्सिंग के रिंग में जाते हैं तो जो कोच होता है वो बिल्कुल एडजस्टेंट पास में खड़ा रहता है, ट्रू। बिल्कुल पास में खड़ा रहता है। तो हम चाहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक आपके साथ नहीं जा सकते, लेकिन एक दिन पहले तक या 1 घंटे पहले तक हम आपके बिल्कुल साथ थे। तो ये एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते थे, वो टीचर से डिस्टेंस बनाते, बस इसीलिए आते थे सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, और फिर वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना चालू कर देता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं समझता हूँ। तो यस। स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी टिप है, इसको आप एक तो कंसीडर करके चलिएगा कि ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स, विद योर मेंटर्स, योर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अगर आप उनसे कनेक्शन में रहेंगे तो आपके लिए ये रास्ता, जो भी आपके इवन एग्जामिनेशन दिन के एक दिन पहले नींद भी नहीं आती रात को, परेशान रहते हैं कल फाइनल डे है, कल चाहे आपने कितने ही मॉक टेस्ट दे लिए हो, तो एग्जामिनेशन डे का जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। उस दिन आपको सारी बातें याद आती है, पूरा साइकिल याद आ जाता है पूरा का पूरा, कि मैंने इतना, मतलब पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इतना टाइम लगाया है, मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए, इतने नहीं आए, अब क्या होगा, फाइनल एग्जाम तो ऐसा है। तो ये चलता हुआ पेन भी ना शिविर करने लग जाता है कि अब एंजाइटी क्या। लेवल उनका बढ़ जाता है। तो फिर ये, और अगर एग्जामिनेशन में पहले 2 क्वेश्चन नहीं हुए, फिर परेशानी क्रिएट हो जाती है कि अब फिर एक ही बात, अब तो हो गया मेरा। पर ये सोचना नहीं है। सबसे इंस्पिरेशनल बात जो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों कि रानी लक्ष्मीबाई हो या महाराणा प्रताप हो, ये दोनों जीते नहीं थे, हारे थे, पर उनको फिर भी हम जानते किस लिए हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ देयर नेवर से, मतलब मना नहीं कर, मतलब हार नहीं मानने वाले एटीट्यूड कैसे हम उनको जानते हैं। इसी तो यही चीजें बोलूंगा, हम जो सीखने की बात करते हैं, चाहे क्वेश्चन हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, मोटिवेटेड रहिए और लगे रहिए, कभी ना कभी तो आंसर्स आएगा। सिंपल सी बात है बेटा, अभी जिन क्वेश्चन से, प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो ना, उन सब के सॉल्यूशंस आपके टीचर्स के पास हैं। आगे जाके जिंदगी में ऐसे भी कभी सवाल आ जाते हैं जिनके आंसर भी नहीं मिलते। तो अभी जो आपके प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, इनके सॉल्यूशन तो आपके टीचर्स के पास बहुत अच्छे से हैं। तो आप मेहनत करिए और टीचर्स को पकड़ के रखिए, सर ये बता दो कैसे कैसे करना है। और नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। तो इसी पे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही गाना सुनाता हूँ, वो वाला जो है हमारा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
Yes, वही sir. स्टूडेंट्स को पसंद भी है और मुझे भी वो इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं जेई करता था, मेरे जो मेंटर है आर के वर्मा सर, वो भी वही गाना गाते थे। तो हम जहाँ भी फंसते थे उसी के बारे में सोचते थे कि चलो ये वाला गाना तो हम मतलब बसा हुआ है दिल के अंदर, वैसा है। बिल्कुल इस सिचुएशन पे बिल्कुल एप्ट है सर. So can we have right now, can you please sing a song for us? ट्राई करते हैं, सिंगर तो नहीं है पर गाने की कोशिश करते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। तू चला चल दिल के सहारे, कि देती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक न ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। थैंक यू सो मच। सर जैसे कुछ बच्चों को चैप्टर्स में डिफिकल्टी आती है, कुछ चैप्टर्स उन्होंने एक अपने में धारणा बना रखी होती है कि ये चैप्टर मुश्किल है और मैं इसको नहीं कर सकता, या मैं उसको ट्राई भी नहीं करते, वो लोग वो दे डोंट ट्राई इट. सो जो आपके पास जैसे जो मुश्किल चैप्टर्स होते हैं, जैसे कुछ उनको वेक्टर्स लगता है, कुछ उनको कैलकुलस के मुश्किल जो लगते हैं, उसमें आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ दे शुड स्टार्ट, और उनको कैसे ऐसे टेक्निक से चलना चाहिए कि उनको वो चैप्टर आसान लगना शुरू हो जाए? इन चैप्टर्स की यही कहानी है कि जितना ज़्यादा वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उन चैप्टर्स के साथ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उतने ज़्यादा वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसको मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ कि ये थोड़े एटीट्यूड वाले चैप्टर्स हैं, ईगो रखते हैं। तो अगर हम जितने ज़्यादा इनके क्वेश्चंस रखें करेंगे सॉल्व करते, तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे, चिढ़ाएंगे नहीं एग्जाम में। तो इसका एक ही फंडा सिंपल सा निकल के आता है, जो भी आपके स्कोरिंग चैप्टर्स है, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर 3D है या कॉनिक सेक्शन है, ये चैप्टर्स अगर आपको परेशान करते हैं, जस्ट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस चैप्टर्स, आपको सारे आइडिया लग जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपने काफी सारे टेस्ट दे चुके होंगे, आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट काफी सारे हो चुके होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा नया प्रोफाइल का क्वेश्चन नहीं आने वाला, यस वही आता है घूम फिर के। कई बार हम बस कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और टाइम लग जाता है। यस एग्जामिनेशन में टाइम का काउंटर है ही इसीलिए कि आपको गिवन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर ही सोचना है, इसीलिए हमें वहां पर उस चीज को कवर करना है। तो ये तभी बढ़ेगा जब आप उसके लिए सफिशिएंट टाइम, या इवन मैं तो बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए उन चैप्टर्स की। तो क्या होगा, हमारे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आने से आंसर्स नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर एग्जैक्टली. उसके बाद गिवन टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम आंसर के दर्शन कर पाएंगे। वरना यस सिर्फ सर. कॉन्सेप्ट पढ़ने से हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि जब लास्ट के 15 दिन बचते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहते हैं और वो एग्जैक्टली. कैलकुलेशन से दूर हो जाते हैं। और फिर फाइनल डे जब होता है तब वो कैलकुलेशन में फंसना शुरू हो जाते हैं कि ये तो यस सर. कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो ये जरूर याद रखना बेटा, लास्ट के 10 डेज में आपको पेन से कैलकुलेशन करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का आप रिवीजन करते हो, कैलकुलेशन का रिवीजन कैसे होगा, वो तो प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा। तो आंसर्स नहीं निकलेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कैलकुलेशन को अवॉइड मत करिए लास्ट 10 डेज में, आप जरूर कैलकुलेट कुछ ना कुछ करते रहिए, लास्ट तक आंसर तक पहुंचना है। और जो हैवी चैप्टर्स की बात कर रहे हैं वो यही है, मोर टाइम स्पेंड करिए, हर प्रोफाइल कवर करिए एंड जस्ट स्टिक टू योर टीचर्स, योर मेंटर्स, वो गाइड करते रहेंगे, वो आपको पूरा पैकेज पकड़ा देंगे, इसको कर लो, इसको कर लो, ऐसे कर लो। या कोई आप रेफरेंस बुक भी अगर आपके पास होगी तो उसमें भी सब चीजें कवर्ड रहती हैं। यस सर, बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चंस, जितना वो अपने आप को एक्सपोजर देंगे क्वेश्चंस का, जितना उनको एक्सपोजर मिलेगा वो उनको काफी हेल्प करेगा। और जैसे आपने तीन चीजें बोली हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और टाइम मैनेजमेंट, these three things goes parallel, साइड बाय साइड ये चलती हैं। सो आई थिंक ये उनको बहुत हेल्प करेगा।
इस पॉइंट पे। सो थैंक यू सर, आपने काफी उनको हेल्प किया है इस पॉइंट पे। एंड अभी जैसे वो लोग बहुत एंग्जाइटी हुई है उनको फिर से कि ये कब होएगा, जेई मेंस का भी कब होगा, जुलाई, अगस्त, दे आर सो मच कंफ्यूज्ड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली मैं अब जबकि उनको एकदम से अगर अब जो होगा ना, अब सिर्फ डेट्स अनाउंस होंगी। तो अभी जो exactly, स्टूडेंट सिर्फ इजी मोड में चल रहे हैं कि अभी तारीख आई नहीं है, ऐसा मत करना बेटा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, सडनली डेट्स अपीयर हो जाएंगी और उसके 1-2 दिन में एडमिट कार्ड वो रिलीज कर देंगे। तो फिर exactly. पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और जब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लग जाती हैं तो फिर पैनिक क्रिएट होता है। तो इसीलिए जो अभी टाइम चल रहा है उसमें आप प्रिपरेशन करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। आपकी जो मंजिल है जरूर आप वहां तक पहुंच जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे बच्चों देखो, आज आपने देखा सर ने अपने आप को कितना बैलेंस्ड रखा है। जैसी भी सिचुएशन आई सर, इट वाज क्वाइट मोटिवेशनल फॉर एवरी स्टूडेंट। आपके पास जैसी भी सिचुएशन थी, आपने उसमें निखर के बाहर निकलना चाहा, अपने आप को निखार के ही बाहर निकले। और हर पॉइंट पे अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा कि जो वॉट एवर द सिचुएशन इज। सो हर बच्चे के लिए क्वाइट मोटिवेशनल रहेगा ये वाला जो आपने आज जैसा भी बताया सर हमें, और अपना अपना प्रीशियस टाइम दिया आपने हमें। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you so much, Hina, for being so kind host. Thank you so much.